एक पाकिस्तानी कमांडो की सरगुज़श्त, पाक फौज का जवान, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले एक जंगजू की आप बीती, भारतीय एजेंसियों को नाकों चने चबाने वाला गोरीला, एक ऐसा बाजीगर जिसे खौफ छू कर भी न गुजरा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकली एक लाजवाल कहानी। हम हथियारों को चेक करने जा रहे थे। हमारा रुख पहाड़ी के दामन की तरफ था। गलियों और घरों का बगौर जायजा लेते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। यूं तो मीरानशाह चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, मगर मगरबी जानिब की पहाड़ी शागुल खान के घर के नजदीक थी, इसलिए हमने उसी तरफ का रुख किया। छोटी जिसामत के पत्थरों को निशाना बनाकर हमने क्लैशनकोफों की दुरुस्ती का यकीन किया। उसके बाद हम दोनों ने पिस्तौल से 3-3 राउंड फायर किए। वो बिलाशुबा एक आला क्वालिटी का पिस्तौल था और मेरे अंदाजे के मुताबिक क्लैशनकोफ से कई गुना कीमती था, लेकिन चूंकि मैं उसकी असल कीमत से लाइल्म हूँ, इसलिए ये कोई हतमी बात नहीं है। अमजद ने उससे करीबन 100-150 गज के फासले पर पड़े छोटे से पत्थर को बाआसानी निशाना बना लिया था, और ये बात जाहिर करती थी कि वो काफी फासले तक मार करने वाला पिस्तौल था, क्योंकि उमूमन पिस्तौल की कारगर रेंज 75 गज होती है। हर हथियार की कारगर रेंज और मुकम्मल रेंज में बड़ा फर्क होता है। मसलन पाक आर्मी में इस्तेमाल होने वाली G3 की कारगर रेंज 300 मीटर है, जबकि मुकम्मल रेंज 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर बनती है। और कारगर रेंज का फौजी मतलब भी यही बनता है कि वो फासला जहां तक एक फायर किसी भी इंसानी जिस्म को निशाना बना सके। अमजद ने पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ाया। अब वापस चलते हैं, हथियारों की भी सफाई करनी है और हो सकता है खान चचा भी वापस पहुंच गया हो। हम दोनों वापस चल पड़े। खान चचा बड़ी बेसब्री से हमारा मुंतजिर था। उसका बेटा शाहजमान भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। खान चचा ने हमें देखते ही पूछा, कहाँ गए थे आप लोग? मैंने कहा, खान चचा इन हथियारों की कारकर्दगी चेक कर रहे थे। वो बोला, अच्छा, थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग आप लोगों ने की थी, और मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोला, शाहजमान आप लोगों के लिए अच्छी खबर लाया है। मेरे लहजे में बेसब्री थी। क्या चौधरी अकबर का पता चल गया? शाहजी ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो कुछ अरसा पहले हाजी बहादुर के पास आया था और तकरीबन 1.5-2 हफ्ते उसका मेहमान रहा। उसके साथ अपने चंद दोस्त भी थे, और वहाँ से वो आगे किसी नामालूम मकाम की तरफ कूच कर गया है, जिसके मुतालिक सिर्फ मलिक हाजी बहादुर या फिर उसके दस्तेरास तूफान खान को मालूम है। तूफान खान का असल नाम कुछ और है, मगर उसकी तबीयत में जो तुंदखुई, तेजी और गजबनाकी पाई जाती है, इस निस्बत से तमाम इलाके में वो तूफान खान के नाम से मशहूर है। हाजी बहादुर के बाकी मुलाजिमीन से शाहजमान ने काफी सुनगुन ली है, मगर वो सिर्फ इतना ही बता सके हैं कि चौधरी अकबर दगन के आगे की तरफ गया है। किस जगह, इस बात से वो लाइल्म है। मैंने पूछा, आपका अंदाजा क्या कहता है? वो बोला, क्या कह सकता हूँ, दगन से आगे वजीरिस्तान का काफी वसी इलाका मौजूद है। वो किसी जगह को भी अपने लिए पसंद कर सकता है। हो सकता है वो नारायण, बहरा, दत्ताखेल, गरलमई, खुश्क पहाड़ी, जंगल खेल वगैरह कहीं भी जा सकता है। अफगानिस्तान की सरहद भी नजदीक ही है। गो वहाँ खाना जंगी है, लेकिन अगर उसे तुम्हारी जानिब से ज्यादा खतरा लाहक हुआ तो वो वहाँ जाने से भी दरेग नहीं करेगा। मैंने पूछा, तो उसे ढूंढने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए? वो बोला, जिस तरह शाहजमान कह रहा था कि उसके बारे में सिर्फ तूफान खान और हाजी बहादुर को ही पता है, तो लाजमी बात है कि इन दोनों को ही घेरना पड़ेगा, और इन दोनों में मौजू आदमी तूफान खान है, क्योंकि आम लोगों में उसके बारे में बड़ी नफरत पाई जाती है और उसकी दुश्मनियां भी काफी ज्यादा हैं। इसलिए अगर उससे चौधरी से मुताल्लिका मालूमात उगलवा कर हम जहन्नम रसीद कर दें तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। शाहजी ने उससे मालूमात उगलवाने के लिए हम का सीगा इस्तेमाल किया था, गोया वो खुद भी शाना बशाना हमारे साथ ये जंग लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हम अपनी आग में किसी दूसरे को नहीं घसीट सकते थे। अगर सोचा जाए तो मुझे अमजद को भी साथ नहीं लाना चाहिए था, मगर उसका खुलूस और इंतकाम लेने की जिद देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ा। गो शाहजी का खुलूस भी हर किस्म के शुबे से बालातर था, मगर मेरा ज़मीर ये बात गवारा नहीं कर सकता था कि उसे इस उम्र में जलती आग में घसीटूं। मैंने कहा, तूफान खान के साथ बॉडीगार्ड होते हैं? इस मर्तबा शाहजी का बेटा शाहजमान बोला, वो हाजी बहादुर का बॉडीगार्ड है और खुद को बड़ी तोप शय समझता है। जिस्मानी तौर पर भी वो काफी ग्रांडील और मजबूत है। आप दोनों तो उसके साथ बच्चे नजर आओ। मैंने कहा, बंदूक की गोली ना ताकत देखती है और ना ही कद। शाहजी ने मेरी तायद की, बिल्कुल। मैंने कहा, खान चचा इस तरह करते हैं कि कल मैं और अमजद दगन जाएंगे और शाहजमान हमारी रहनुमाई के लिए जाएगा। वहाँ ये हमें हाजी बहादुर की हवेली दिखाकर वापस आ जाएगा। उसके बाद हम जाने और हमारा काम। वो बोले, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों इलाके और उसके
तौर तरीकों से नावाकिफ हो, मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज सकता हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं चाचा, हम गंडापुरों और आपकी माशरत में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरे आपके साथ जाने में ये कबाहत है कि हमने अपना काम खत्म करके चले जाना है, जबकि आपने हमेशा यहीं पे रहना है। खुदा न खास्ता ये ना हो कि हमारी वजह से आप किसी के या कोई आपका दुश्मन बन जाए। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आप इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और आपकी वजह से हम फौरन नजरों में आ जाएंगे। इस तरह हमारा काम आसान होने की बजाय मजीद दुश्वार हो सकता है। मेरी मुकम्मल कोशिश थी कि मेरा कोई तुक्का अपनी जगह पर लगे और वो हमारे साथ जाने से बाज रहे। वो बोले अगर ये बात है तो फिर आप लोग शाहजमान को अपने साथ रखो, ये इस इलाके से गहरी वाकफियत रखता है और आपके बड़े काम आ सकता है। मैंने बात को गोलमोल किया, इसको तो हम वैसे ही साथ ले जा रहे हैं और जब तक इसकी जरूरत रहेगी इसे वापस नहीं करेंगे। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और बोला फिर ठीक है, गोया उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो और लामहला वो बोझ मेहमान नवाजी की रिवायत को बरकरार रखने का था। दगन मीरान शाह के करीब ही वाक़ था। फ्लाइंग कोच के अंदर सफर करते हुए हम 15-20 मिनट में ही वहां पहुंच गए। शाहजमान को मैंने कोच में बैठने से पहले बता दिया था कि उसे हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं, बस वो नॉर्मल रफ्तार से चलता रहे, हम भी उसके ताक़ुब में चलते रहेंगे ताकि किसी को ये पता न चले कि हम उसके साथ हैं। उसका काम फकत इतना था कि वो मलिक हाजी बहादुर की हवेली तक हमारी रहनुमाई करता। शाहजमान के पीछे चलते हुए रास्ते में किसी शख्स ने भी हमें देखकर हैरानी का इजहार न किया। वजह इसके अलावा कोई नहीं थी कि शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से काफी लोग आते जाते रहते हैं। इनमें अफगानिस्तान में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन से लेकर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुजरिमीन तक शामिल होते हैं। कोई कत्ल करके पुलिस या मकतूल के वरसात से छुपने के लिए यहाँ पर आया होता है, तो कोई चर्स अफ्यून वगैरह की स्मगलिंग के लिए, इसी तरह असलहा खरीदने के लिए या बगैर नंबर की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह के लिए भी काफी खरीदार दिखाई देते हैं। देखने वाले हमें भी उन्हीं में से कोई एक समझ रहे थे। हम खामोशी से शाहजमान के पीछे चले जा रहे थे। रोड से उतरकर वो गलियों में दाखिल हुआ और फिर मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता हुआ शहर की मगरिबी जानिब बाहर निकल आया। उस समत में एक बड़ा बरसाती नाला पड़ता था जिसके सेंटर में पानी बह रहा था और ये पानी लामहला बर्फ का था। बकौल चचा फाजिल वजीरिस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से मिली हुई हैं, इसलिए यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है और मीरान शाह से आगे के मौसम और हमारे पंजाब और सरहद के मौसम में काफी फर्क है। खुसूसन गर्मियों में उस इलाके का मौसम काफी खुशगवार होता है, जबकि सर्दी की शिद्दत में मामूलात जिंदगी मुतासिर होते हैं। बरसाती नाले की चौड़ाई खासी ज्यादा थी, मगर उसके अंदर बहने वाला पानी मिकदार में इतना ज्यादा नहीं था कि पैदल चलने वालों के लिए रुकावट बनता। शाहजमान ने नाला क्रॉस करने की बजाय उसके किनारे खड़े होकर नाले की मुखालिफ समत बने हुए मकानों में से एक बड़े मकान की जानिब इशारा करके कहा, वो रही हाजी बहादुर की हवेली। हम उसके करीब ही जाकर रुक गए थे, इसलिए उसने अपनी आवाज बुलंद न होने दी थी। हवेली नाले से काफी ऊंचाई पर वाक़ थी। शुमाली जानिब से एक ट्रैक नुमा रास्ता हवेली के दाखिली दरवाजे तक जा रहा था। इसके अलावा उस हवेली तक पहुंचने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। दिफाई लिहाज से वो हवेली बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, ठीक है शाहजमान, अब आप यूं करें, मीरान शाह वापस चले जाएं। हम चंद दिन यहाँ पर रहकर हालात का जायजा लेते हैं। जिस दिन तूफान खान पर हाथ डालेंगे उससे एक रोज पहले आपको या खान चचा को मीरान शाह से बुला लेंगे। वो कहने लगा, मगर? मैंने कहा, अगर मगर छोड़ो शाहजमान, फिलहाल तुम्हारी मौजूदगी हमारी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेगी। जब उस पर हाथ डालेंगे तो तुम्हें बुला लेंगे। वो बोला, अब्बू जान खफा होंगे। मैंने कहा, नहीं होते, कह देना कि हम मजबूर थे, वरना मददगार किसको नहीं चाहिए। उसे मजबूरन राजी होना पड़ा, जैसे आप लोगों की मर्जी। उससे अलविदाई मुआनिका करके उसे रुखसत किया और नाले से उतर गए। नाला काफी वसी था, मगर पानी सिर्फ उसके दरमियान में एक छोटी सी नदी की सूरत में बह रहा था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से पूरा नाला पत्थरों से अटा पड़ा था। जूते उतार कर हमने शलवारें ऊपर उठाई और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नाला क्रॉस कर लिया। पानी का बहाव काफी तेज था, मगर पानी की सतह हमारे घुटनों से एक बालिश्त के बकदर बुलंद थी। अमजद अपनी जुराबों से अपने पाँव की उंगलियां साफ करते हुए बोला, काफी ठंडा पानी है। मैंने कहा, पिघली हुई बर्फ है, ठंडा तो इसने होना है। वो बोला, अच्छा, अब लाहे अमल क्या तय करना है? रास्ते में छोटे मोटे होटल तो नजर आए थे, मगर उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसमें रात गुजारने का बंदोबस्त किया गया हो। मैंने कपड़े के थैले की जानिब इशारा किया। रात गुजारने के लिए ये चादरें जो साथ लाए हैं, थैले में कपड़ों का एक फालतू जोड़ा और एक गर्म चादर डाली हुई थी। अपनी
अपने बैग हम खान चचा के कहने पर उसी के पास छोड़ आए थे और उस इलाके के लोगों की तरह कपड़े के थैले साथ लेकर आ गए थे। अमजद बोला, वैसे इस हवेली को देखकर तो लगता है कि इसे सर करने के लिए हमें इन्फेंट्री की पूरी बटालियन चाहिए होगी। मैंने कहा, तो हमने कौन सा सर करना है इसे? हमारा मामला तूफान खान के साथ है और हमने उसे किसी अकेली जगह पर घेरना है। अमजद बोला, जैसे खान चचा ने उसकी शख्सियत का खाका खींचा है, लगता है उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात उगलवाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा, इंसान जितना भी सख्त जान होता गोश्त पोस्त का पैकर ही है, उसकी बर्दाश्त की एक हद होती है। अब ये तूफान खान पर मुनसिर है कि वो हमें इस हद को क्रॉस करने पर मजबूर करता है या आराम से सब कुछ बता देता है। अमजद बोला, अच्छा वो तो बात की बात है। अब जो मसला दरपेश है कि हम तूफान खान को पहचानते ही नहीं हैं और शाहजमान को भी हमने वापस भेज दिया है। मैं बूट पहनकर उठ गया। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, फिलहाल दूर दूर से मलिक की हवेली का जायजा लेते हैं, इसके साथ इन पहाड़ियों को भी चेक करते हैं कि आया इनमें शबबाशी के लिए कोई जगह मिल जाएगी या मस्जिद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसने कहा, चलो, और हम दोनों चहल कदमी के अंदाज में चल पड़े। हवेली से निकलने वाला ट्रैक नाले में उतरकर खत्म हो जाता था। हवेली की पिछली समत सीधी खड़ी चढ़ाई थी और उस समत से अगर कोई भी हवेली तक पहुंचने की कोशिश करता तो अपनी मौत को ही दावत देता। ट्रैक हवेली की शुमाली समत में बना हुआ था, उसके अलावा जनूबी समत से कोशिश की जाती तो हवेली तक पहुंचा जा सकता था, मगर रास्ता काफी दुश्वार था। हवेली के करीब कोई दूसरा मकान नहीं था और ये बात हवेली के दिफा के हक में जाती थी। अलबत्ता हवेली से 500-600 गज दूर इक्का दुक्का मकान बने दिखाई दे रहे थे। अमजद अतराफ के मकानों को बगौर देखता हुआ बोला, वैसे यार अजीब किस्म का तर्ज तामीर है इनका भी। कच्चे ब्लॉकों से 2 मंजिला मकान बनाए हुए हैं और फिर मोर्चा तो तकरीबन हर घर की छत या सामने की दीवार पर मौजूद है। गोया हर घर एक दिफाई कला है। और कुछ लोगों ने तो इतनी ऊंचाई पर मकान बनाए हुए हैं कि पता नहीं वहां तक इन्होंने मटेरियल की तरसील कैसे की होगी और न जाने रोजमर्रा आमदोरफ्त में उन्हें कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ता होगा। मैंने कहा, हर शख्स को अपना घर और इलाका जन्नत लगता है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, कोई बहिश्त का पूछे तो कह सकूं हंसकर कि वो भी खूब जगह है हमारे घर की तरह। हम दोनों हवेली के ट्रैक पर महवे सफर थे। हमारा इरादा था कि उसी ट्रैक के साथ साथ चलते हवेली को एक नजर करीब से देखते हुए उसके दाएं हाथ मौजूद घर की तरफ निकल जाएं, जो हवेली से चंद 100 गज दूरी पर वाक़ था। हम उस ट्रैक से कुछ फासले पर थे कि हमें हवेली से एक सुर्ख रंग की डबल कैबन निकलती नजर आई। मैंने कहा, माजे इस गाड़ी वाले पर नजर रखनी है, अगर कारामद लगा तो हाथ डाल देंगे। वो बोला, मगर यार बगैर किसी प्लानिंग के कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, वो बात की बात है। जवाबन अमजद खामोश ही रहा। स्लिंग अप क्लैशनकोफ के दस्ते पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। गाड़ी बिल्कुल नई थी और उसमें बैठी हुई शख्सियत भी लाजिमन अहम होनी थी कि आम मुलाजिमीन के इस्तेमाल में ऐसी गाड़ियां नहीं दी जाती। हम दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार तेज रखी थी ताकि जब गाड़ी ट्रैक पर मौजूद एल शक्ल के मोड़ तक पहुंचे तो हम भी वहां पहुंच चुके हों, क्योंकि इस सूरत में गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होने की वजह से हम उसमें मौजूद अफराद का जायजा आसानी से ले सकते थे। लेकिन हमारा अंदाज ऐसा था जैसे किसी काम की वजह से जल्दी में जा रहे हों। और फिर गाड़ी में बैठी हुई शख्सियत पर नजर पड़ते ही मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगी। उसके जुस्से को देखते हुए मैंने बगैर किसी तरद्दुद के उसे बतौर तूफान खान पहचान लिया। वो गाड़ी में अकेला था, मगर उसके वजूद से अगली नशिस्त पुर लग रही थी। अमजद की सरगोशी मेरे कान में गूंजी, वही है। उसने भी उसे पहचान लिया था। गाड़ी बमुश्किल वो मोड़ काट कर सीधी हुई थी कि हम करीब पहुंच गए। इससे पहले कि वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता, मैंने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वो ब्रेक लगाते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में बोला, सह चल दे, क्या बात है? शायद उसे मेरा इस तरह हाथ देकर रोकना नागवार गुजरा था। उसका चेहरा वैसे ही काफी डरावना था। लंबे लंबे घुंघराले बाल, चंद दिन की बड़ी हुई शेव, सुर्ख आंखें, दाएं गाल पर चाकू या खंजर के जख्म का एक गहरा निशान जो ठोड़ी तक जाकर छोटी छोटी दाढ़ी में छुप गया था। सबसे बढ़कर के गरजदार आवाज जो उसकी कामत के मुताबिक थी। मगर हम ऐसे हुलियों से डरने वाले होते तो शायद उसे रोकने की जुर्रत ही न करते। मैं खिड़की के करीब होकर बोला, तूफान खान से मिलना है। इस दौरान अमजद गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ फ्रंट सीट के दूसरे दरवाजे तक पहुंच गया था। उसकी क्लैशनकोफ साथ वाली सीट पर पड़ी थी। उसने वो उठाने की कोशिश भी न की थी, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह दिन दिहाड़े उस पर हाथ डालने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी वो अपने तई दग्गन का ताकतवर शख्स था। बोला, मैं तूफान खान ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही बिजली के कौंधे की तरह मानिंद क्लैशनकोफ मेरे कंधे से उतरकर हाथों में मुंतकिल हुई और उसकी कलम की तरह तुरशी हुई बैरल तूफान खान की कनपटी के साथ पैवस्त हो गई। मेरे लहजे में पहाड़ों की सी मजबूती थी।
अगर जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो वो तेरी जिंदगी की आखिरी हरकत होगी। उसकी आंखों में हैरत का शदीद तासुर उजागर होकर मालूम हो गया। उसका लहजा खौफ से आरी था। क्या चाहिए? अमजद ने कहा, वो हम बाद में बताएंगे, पहले तुम मुखालिफ समत का दरवाजा अनलॉक करो। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे दरवाजे को अनलॉक कर दिया। अमजद ने अंदर घुसकर उसकी गन को कब्जे में किया और फिर पिछली नशिस्त का दरवाजा अनलॉक करके तूफान खान की गन समेत पीछे मुंतकिल हो गया। पीछे बैठते ही उसकी गन की बैरल तूफान खान की कनपटी से आन लगी। मैंने जरा सा पीछे हटकर इर्द गिर्द का सरसरी सा जायजा लिया और फिर घूमकर दूसरी तरफ के दरवाजे से उसके साथ बैठ गया। सारी कार्रवाई कमांडो तरबियत की मरहूने मिन्नत थी। हमारे टैक्टिक्स के इंस्ट्रक्टर मेजर गौरी कहा करते थे कि एक कमांडो को अपने मिशन पर जाते हुए रास्ते में कोई ऐसा हदफ मिल जाए जो उसे अपने मिशन से ज्यादा अहम मालूम हो तो उसे सोचने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए और मयस्सर हदफ से पहले निपटना चाहिए। इस बारे में वो अपने उस्ताद की हकीकी जिंदगी का एक वाकया सुनाया करते थे कि 1965 की जंग में वो सेक्शन के साथ दुश्मन के पड़ाव पर छापा मारने जा रहे थे और इस मकसद के लिए वो अपने जवानों के साथ दुश्मन के पड़ाव के पीछे पहुंच गया था कि उसे दुश्मन के 2 सिपाहियों की गुफ्तगू से पता चला कि वहां नजदीक ही दुश्मन की गन पोजीशन थी और बजाय पड़ाव पर छापा मारने के उसने गन पोजीशन को तबाह करना ज्यादा मुनासिब समझा था। हालांकि बज़ाहिर एक बेजान गन कभी भी इंसान से कीमती नहीं हो सकती, मगर जंग के मैदान में ये मेयार बदल जाया करता है और एक आर्टिलरी की गन सिपाह से कई गुना कीमती हो जाया करती है। और फिर वो कोई एक गन नहीं थी, क्योंकि आर्टिलरी की गन कभी अकेली दिफा में नहीं लगती। गन्नों और उसके साथ गोला बारूद को तबाह करके जब वो वापस पहुंचे तो बटालियन कमांडर ने उसके फैसले की खूब तारीफ और तहसीन की। बहरहाल वो तो मुजाहिदीन थे और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उनके साथ थी। कहाँ हम दुनियादार और कहाँ वो मुल्क और कौम और इस्लाम के मुहाफिज। यूं ही तूफान खान के इतना सहल और गैर यकीनी अंदाज में काबू आ जाने पर एक वाकया जहन में ताजा हो गया था जो गैर इरादतन आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मैं फ्रंट सीट पर बैठते हुए बोला, चलो आगे बढ़ो। और मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि जरा सी गलत हरकत तेरी जिंदगी को मुख्तसर कर सकती है। उसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। यहाँ से दाएं मोड़ लो और नाले में सीधे चलना शुरू कर दो। उसने मेरे कहने के मुताबिक गाड़ी मोड़ दी और नॉर्मल रफ्तार से चलता रहा। उस पर नजर रखने के साथ साथ मैं गिरदोपेश का भी बगौर जायजा ले रहा था। मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ हम बगैर किसी की मदाखलत के उससे पूछगिछ कर सकते और वजीरिस्तान जैसे इलाके में ऐसी जगह का मिलना कतन मुश्किल नहीं था। अमजद अलबत्ता हर चीज से बेनियाज सिर्फ उस पर नजरें गाड़े हुए था। जल्द ही मुझे ऐसी जगह नजर आ गई जो पहाड़ी के अंदर की तरफ दबी हुई थी। फौजी जबान में ऐसी जगह को रीएंट्रेंट कहते हैं। यहाँ से भी दाएं मोड़ लो। गाड़ी नाले की थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर निस्बतन हमवार जमीन पर रवाना हो गई। उसको बिल्कुल हमवार कहना तो गलत होगा, क्योंकि पहाड़ी की जड़ की तरफ जमीन गैर महसूस अंदाज में उठती जाती है, मगर ये चढ़ाई इतनी सख्त नहीं थी कि गाड़ी की रफ्तार में कोई रुकावट आती। अलबत्ता रास्ते में जा बजा बिखरे बड़े बड़े पत्थर यकीनन रुकावट थे, जिनसे बचने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को बार बार काटना पड़ता। वो नालानुमा जगह काफी अंदर तक चली गई थी। एक मुनासिब जगह देखकर मैंने उसे गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और गाड़ी रुकते ही नीचे उतरकर गिरदोपेश का जायजा लेने लगा। वो जगह खासी मुनासिब थी। दूर दूर तक कोई जी रूह नजर नहीं आ रहा था और हमें सिर्फ पहाड़ी की बुलंदी से देखना ही मुमकिन था। तूफान खान, गाड़ी बंद करके नीचे आ जाओ। इस मर्तबा भी उसने बेचू चरा मेरे हुक्म पर अमल किया था। मैंने अगला हुक्म सुनाया, हाथ ऊपर उठा लो। उसने हाथ ऊपर उठा लिए। अमजद भी उसकी क्लैशनकोफ गाड़ी में छोड़कर बाहर निकल आया था। मैंने क्लैशनकोफ उस पर तानी। तूफान खान, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो। मैं गोली चलाने लगा हूँ। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।